एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह बैठी हुई हैं और वह बार बार अंदर की ओर देखे जा रही हैं। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को सफाई कर्मचारी ने देखा था। वह सफाई कर्मचारी अमन जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठा देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से एयरपोर्ट में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या कोई आपको लेने आ रहा है? सफाई कर्मचारी के सवाल पर बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा अभी अंदर गया है। दीपांशु नाम है उसका। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, वह अंदर गया। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया है, शायद आता ही होगा। तब अमन कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँ? वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने मुझे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा किसी भी समय आता ही होगा और अगर मैं उसे यहाँ ना मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अमन समझ चुका था कि अब इन वृद्ध माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वह बोला, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज़ तीसरे दिन ऐसा कोई न कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में, कभी सड़कों पर, ऐसे ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर वह अम्मा जी थोड़ा नाराज होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? नहीं ना? फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वह अंदर ही कहीं होगा। अमन अंदर देखकर आया और आकर बोला, देख लिया माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। यह सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वह खुद को समझाती हुई बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ ही जाएगा। अब अमन भी वापस अपने काम पर लग गया और अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और अमन अपने घर जाने को था। अंधेरा होने लगा था और एयरपोर्ट पर लाइट्स भी जल गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी की पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। सफाई कर्मचारी एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कोई नाम पता आपको पता है? वे महिला बोली, बेटा, मेरा नाम राज रानी है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वह कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया, तो वह मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, पर अभी तक वह आया नहीं। सफाई कर्मचारी ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वह बोला, माता जी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाइएगा। इस पर राजरानी जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा दीपांशु यहाँ आया तो मुझे ढूंढेगा और अगर मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। अमन राजरानी जी को शॉल उठाता हुआ बोला, अब आप मुझे बेटा कह ही रही हैं तो आप यहाँ आराम से बैठिए।
मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बता दीजिएगा। और हाँ, आप यह शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी। तब राजरानी जी ने शॉल ली और उसे ओढ़कर बैठ गई। वह अमन को लाखों दुआएं देने लगी। अब अमन को भी काफ़ी समय हो गया था, अतः वह भी अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर राजरानी जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटा का इंतजार कर रही थी। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसे ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थी क्योंकि वह अपने बेटे के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। एक अमन ही था जिसने आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब वो भी नहीं था यहाँ पर। वो बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बैठी रही। अगली सुबह जब अमन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि राजरानी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। अमन ने आते ही सबसे पहले उनसे बात की और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, रोती हुई राजरानी जी बोली। तो अमन ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप माने या ना माने, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वह आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही राजरानी जी हिचकियाँ मारकर रोने लगी। उनकी हालत देखकर अमन को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ न कहा। वह सोचने लगा कि अब शायद यह माताजी अपने किसी जानकार के यहाँ या फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। अमन अपना काम करने के लिए चला गया और राजा रानी जी वहीं बेंच पर बैठी रही, रोती रहीं और अचानक बेंच से गिर गईं तो वहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों की भीड़ देखकर अमन भी वहाँ आया। एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहाँ एकत्रित हुए थे। अमन ने आकर देखा कि राजरानी जी नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। वह थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी वहाँ उपस्थित एक डॉक्टर को ले आए, जिसने आकर बताया कि वह औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई। पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गया और अमन ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने बताया, कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? रानी जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। अमन को उनकी दशा पर और ज़्यादा तरस आ रहा था। वह बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिएगा। अमन राजा रानी जी को लेकर वहीं पास में एक कैंटीन में पहुंचा और उसने राजा रानी जी के लिए खाना मंगवाया। अब उसने उनसे बातें में जानने की कोशिश की। वह बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थीं और जब आपको पता चल ही गया कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाइए, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। राजरानी जी बोली, बेटा, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब? चौंकते हुए अमन ने कहा। तो राजरानी जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। और अब हमारा वापस आना नहीं होगा तो हम घर को बेच के चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यह कहती कहती वह रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वह करता भी क्या? बेचारा वह खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वह कुछ ना कह सका। उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया।
शाम को जब वो अपने काम से घर वापस लौटने लगा तो देखा कि राज रानी जी एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके आसपास कुत्ते भौंक रहे थे और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वहीं पर पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वह कुत्ते और ज़्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज़ से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उन्होंने देखा तो पता चला कि यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि राज रानी जी हैं। और अब यह सब देख अमन से रुका न गया। वह वहां गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर राज रानी को एक तरफ बिठाया। वह थोड़ा साइड में जाकर अपनी बीवी को फोन मिलाता है और अपनी पत्नी को आज का सारा वाकया बताते हुए कहता है, बीना, मैं अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया, लेकिन अगर कभी मैंने आते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बुजुर्ग आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। बीना काफ़ी समझदार थी। वह बोली, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ। हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसा उनकी मदद करेंगे और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। यह सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और राज रानी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राज रानी जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में लिखा होगा तो होगा वही, इसलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूँगी। अमन कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना बीना? बीना ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा कि जो आपके नसीब में है वही होगा, तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। बीना राज रानी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। राज रानी जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। वे भी सबके साथ खाना खाने लगी। बीना ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चित रहें और हमें अपने बच्चे की तरह समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे ही आज से आप इस घर में रहिए। आप बिल्कुल निश्चित रहें, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताएं। राज रानी बीना की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सदा खुश रहो बेटी, उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरा बेटा और बहू हो। उनके आंसू पोंछते हुए बीना बोली, बस अब खाना खा लीजिए माँ जी। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह अमन नहा धोकर अपने काम पर जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर पर केवल राज रानी जी और बीना बची थी। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रही। बीना ने अपने घर परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही राज रानी जी ने अपने बहू बेटे की करतूतें बीना को बताएं, जिन्हें सुनकर बीना अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान है।
भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? वह दोनों अभी आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें यह सब तब पता चलेगा जब उनके साथ ही भी ऐसा ही होगा। राजरानी जी बीना से कहती, बेटा, तुम्हारे घर में चाहे कितना भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत बहुत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को अमन आया और सबने साथ बैठकर खाना खाया, खूब गप्पे मारी। धीरे धीरे राजरानी जी परिवार में घुल मिल गई थी। दिन बीतते रहे और ऐसे ही सबका काम चल रहा था। राजरानी जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह घर की हर क्रियाविधि में भाग लेती। बीना भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी छोटी जिम्मेदारियों से वह मुक्त हो गई थी और वह इस बात से बहुत खुश थी। वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती है, जो कि अब राजरानी जी के आने से पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उस पेड़ का वजूद होता है, उसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और अमन के परिवार रूपी पेड़ को राजरानी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। राजरानी जी ने एक बार अमन से कुछ काम करने के लिए कहा था, लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। वह बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी आप उससे यही कहते? मुझे आपसे काम नहीं करवाना। अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं माँ, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और बीना दोनों हैं ना। आप घर पर आराम कीजिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। बीना भी कहीं काम देख लेगी और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। यह सब सुनकर राजरानी को कुछ और न कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गई। यह सब देखकर बीना हंसने लगी और बोली, मैंने तो